शुरू करते हैं कुत्तों से। आजकल बड़ी बहस चल रही, इससे पहले डॉग लवर की बात चल रही थी। तो डॉग लवर सुप्रीम कोर्ट होते हुए इस टाइम बहुत तेजी से महाराष्ट्र की राजनीति में एक गर्म मुद्दा आ गया है। कुत्ते वर्सेस शेर का, यानी एक नाथ शिंदे और वर्सेस संजय राउत। अब शेर कौन है, कुत्ता कौन है? ये तो अभी हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं आलोक भाई, वो बताएंगे। आलोक सिंह सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाने माने वकील हैं लखनऊ में। और जो ये कुत्ते की और शेर की राजनीति चल रही, इसके पीछे रणनीति क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है? और एकनाथ शिंदे को इतना बड़ा जो ये एक तरह से शेर वाला जो एक उनको एनर्जी मिल गई है दहाड़ने वाली, तो ये कहाँ से मिली है? जो एक बारगी, कहीं जैसा कहा जाता है उनके बारे में कि कभी वो ऑटो चलाते थे, ऑटो चलाने के बाद वो पहुंचे बाला साहब के वहां, बाला साहब से पहुंच गए उद्धव ठाकरे के वहां, और उद्धव ठाकरे से होते हुए आज वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। इतना लंबा सफर तय किया, और सफर तय करने के बाद जो भाषा शैली है, जो राजनीतिक स्तर है उनका, वो आज कुत्ते तक आ गया है। और वो उनका एक बयान है कि कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर तो अकेला आता है। अब शेर किसको उन्होंने कहा, कुत्ता किसको कहा, उसी का पलटवार करते हुए संजय राउत जी ने एक बात कही कि कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो वफादारी भूल जाते हैं, जो वफादार नहीं होते। इसी के बारे में पूरे घटनाक्रम के बारे में आलोक भाई से समझेंगे। और आलोक भाई आ चुके हैं। आलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है बोलना भारत पे आपका। नमस्कार। और नमस्कार। ये सारे सवालात हैं जिसका जवाबात आप जो है परत दर परत देते जाएंगे। आप बताइए कि जो ये सब घटनाक्रम आज महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, और जो खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, उनके 9 सांसदों, इससे पहले पार्टी में दो फाड़ हो ही गया था। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल था, और जो असली शिवसेना थी वो दे दिया एकनाथ शिंदे को। और आज यूबीटी के नाम से जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई। तो ये, और उसके बाद भी वो मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा कि अब जो उनके 6-9 सांसद बचे कुचे थे, उनमें से भी 6 सांसदों का जैसे कि बागी तेवर हो गया और इस पाले में जाने वाले हैं। तो ये पूरे घटनाक्रम को कौन गवर्न कर रहा है, कहाँ से ये सब चीजें हो रही हैं, और ये आज के जो भारतीय राजनीति है उसका स्तर कहाँ तक पहुंच गया, इसके कारण क्या है? तो नदीम जी, पिछले 16 साल से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे राजनीति का जो नैतिक पतन है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये 2009-2010 में स्टार्ट हुआ था, और अभी तो कहना ही क्या, सब एक दूसरे को कुत्ता बोल रहे हैं। और जहां तक कुत्तों का सवाल है, तो ये कुत्ते देश का कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हैं। ये कुत्ते जो महाराष्ट्र में जो क्रीम है, जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे में आप जानते ही हैं कितनी बिल्डिंगें रोज बनती हैं, नई इमारतें बनती हैं, और उन इमारतों से इतना पैसा आता है कि पूरी जो लड़ाई है वो खाली पैसे की है, भ्रष्टाचार की। जिसको इस समय पैसा खाने को नहीं मिल रहा है वो बेचैन है, परेशान है, वो दूसरे पे वो कुत्ता कह रहा है। जिसको पैसा खाने को मिलने लगा है वो वो घबरा रहा है कि कहीं मेरी सत्ता ना चली जाए, तो वो भी दूसरे को कुत्ता कह रहा है। तो ये सब तो इस समय सही में कुत्तों की राजनीति ही चल रही है। तो क्या जहां तक एक तरह से देखा जाए आलोक भाई, तो कुत्ते कहीं ना कहीं सही में जो कुत्ते हैं वो तो वफादारी निभाते, भ्रष्टाचार से तो उनका कोई लेना देना नहीं। क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार की वजह है? बहुत बड़ी वजह है। अगर महाराष्ट्र में आप मुंबई का आप बजट ले लीजिए, तो आप देखेंगे वो तो बजट जो सबके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, सरकार द्वारा बनाया जाता है, वो तो एक अलग चीज हो गई। जो अवैध पैसा है, आप जानते हैं कि वहां पे तो हर एक बिजनेसमैन से वसूली होती है। कुछ भी नया बनने वाला होता है तो वहां पे वसूली होती है। तो ये जो ब्लैक पैसा आता है, वो जो व्हाइट पैसा है उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में, बड़े अमाउंट में है। और हम ये सारे नेताओं को देख लें तो अगर ये लोग क्या थे, कोई टीचर था, कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है,
कुछ एक अच्छे हैं जिनको हम जानते हैं, जो स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन उनकी भी इस समय जो है दशा और दिशा दोनों बहुत ही खराब, वो भी भ्रष्टाचार में बुरी तरह लिप्त है। तो इनके पास पैसे का और स्रोत क्या था? और आज अगर हम देखें तो इनके पास सिंगापुर तक में इनके मॉल बने हुए हैं। ये सच्चाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अ, कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट लेके आया था किसी नेता के, वो देखने में शक्ल से बहुत सीधे लगते हैं, लेकिन वो लेके आया उनके डॉक्यूमेंट, तो उनका सिंगापुर में मॉल में उनका जो ऑनरशिप में उनका नाम था। तो बोला कि आलोक भाई आप कुछ करिए, लड़िए। मैंने कहा भाई मेरी अभी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनसे लड़ सकूं, अभी रहने दीजिए, अभी छोटा मोटा जो मैं कर रहा हूँ वही करने दीजिए। तो इन लोगों के पास तो इतनी जमीन जायदाद, होटल, पता नहीं क्या क्या है, कहाँ से आया ये लोग की? इन लोग की पृष्ठभूमि देखिए तो इनके पास कुछ था ही नहीं। लेकिन तो आलोक अब भाई हो बहुत क्या? बड़ी बात आप आलोक भाई, मैं बात काट रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, एक सवाल आ गया बच्ची, बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये सिंगापुर वाली, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो मतलब कोई तो होगा जो ये गले में पट्टा जो बांधे हुए है, आखिर ये अकेले तो दम की बात है नहीं कि अकेले ये पूरा भ्रष्टाचार करे और खा जाए। क्या ये एक इसमें इस मलाई के बदरबांट भी कुछ इस टाइप से है कि जो कोई और भी है जो पट्टा उसके हाथ में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये जिसके पास जा रहे हैं करोड़ों लेके, पट्टा तो उसी के पास भाई। ये सारे आज 9 में से 6 लोग टूटे। बंगाल में हम देख चुके हैं कि यानी वहां पे भी 20। इनको जो तोड़ने के लिए पैसे की जरूरत है, तो ये यहीं से कलेक्शन किया जा रहा है क्या? मैंने बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल को लगा दिया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा तो वहीं से आ रहा है। अब इनको दिख रहा है कि हम अगर अलग थलग रहेंगे तो हमारी जो है उस तरह की आमदनी है, जो इनकी लाइफस्टाइल हो गई है, जो मजे ये गुलछल्ले उड़ा रहे हैं वो नहीं उड़ा पाएंगे। तो ये वहां जा रहे हैं जहां पे कि पूरी की पूरी क्रीम है। तो हाँ, ये लेकिन आलोक भाई, अगर मान लिया ये इन्हें पैसा चाहिए तो खामोशी से पैसा ले रहे थे, चल रहा था इनका काम, उसमें छेड़ने की क्या जरूरत थी कि एक संजय राउत जैसे वो मतलब अनाप शनाप बक के, तो इसमें क्या इनका फायदा होने जा रहा है जो उनको छेड़ के ये? देखिए संजय, जहां तक संजय राउत की बात है और शिंदे जी की बात है, ये लोग साथ में थे, आप जानते ही हैं कितने साल जो है ये लोग साथ रहे। और एक मैं दूसरी एक बात करना चाहूंगा नदीम जी, जी कि ये पार्टियां टूट क्यों रही हैं, ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। खरीदने वाला तो गलत कर ही रहा है, वो तो सबसे गलत करने वाला तो वही है जो खरीद रहा है। लेकिन पार्टियां टूट क्यों रही हैं? अगर आप देखेंगे टीएमसी को भी, जहां पर एक ही परिवार में या कुछ ही लोगों तक सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो सीमित हो जाती है, और उस पार्टी में कुछ कद्दावार नेता भी बन जाते हैं, 3 4 5 जो हैं, जिनके अपने इंडिपेंडेंट भी थॉट्स हैं, सब चीजें हैं। वो पार्टी जो है मैं देख रहा हूँ टूट रही है। जैसे आप टीएमसी को देख लीजिए, जब तक सत्ता थी सब लोग साथ थे, लेकिन वहां पे हम लोग जानते ही हैं कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इन लोग का पूरी तरह से संगठन पे कंट्रोल था। और वहां पे जो अच्छे नेता थे उस पार्टी के, काफी कद्दावार नेता भी हैं उस पार्टी में, टीएमसी में काफी कद्दावार नेता हैं, तो वो वहां से उनको अपना जगह नहीं मिली, तो वो आज उनको मौका मिला तो वो लोग निकल गए। ऐसे ही आप लेकिन देखेंगे शिवसेना, जी 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 ऐसे ही आप देखेंगे शिवसेना की मैं बात करूं तो शिवसेना में वही है कि उद्धव ठाकरे, उनका परिवार, वही तो पार्टी थी। लेकिन उस पार्टी में भी, क्योंकि आज की पार्टी तो है नहीं, वो 50 साल की पार्टी है, तो उसमें भी कुछ कद्दावार नेता थे जिनको अपनी जगह नहीं मिली, जमीन नहीं मिली, और तो उन्होंने अपनी राह पकड़ ली। तो ये कुछ ना कुछ पार्टी के अंदर भी कमी है कि ऐसा हो रहा है। जैसे आप समाजवादी पार्टी को यहाँ पे देखेंगे तो आप ऐसा नहीं पाते हैं कि ऐसा बहुत कुछ वो हो रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो पार्टी के जो मुख्य नेता है उनका व्यवहार अच्छा है, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई कद्दावार नेता ही नहीं। ये बात अगर आप माने लेकिन चाहे ना माने, सच्चाई है। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, लेकिन आलोक भाई दो बातें आ गई। एक तो ये आ गई कि जो ये खरीद फरोख्त हो रही है इसमें जैसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो लोग नहीं बिकने वाले हैं या जो नहीं जाने वाले हैं उस पार्टी में, उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर और एक दबाव और एक कहीं ना कहीं जो इनके एजेंसीज हैं उसका एक दबाव है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जा रहे हैं आने के लिए। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अखिलेश यादव जी की पार्टी की बात आपने कही, वो सही है कि अभी तक तो इससे पाक साफ है और बची हुई है, लेकिन अभी राजभर ने एक बयान दे दिया, ओम प्रकाश राजभर ने, कि उनके भी सांसद तैयार बैठे हुए हैं और प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक चिट्ठी अमित शाह जी को दे दी।
तो ये दो बातें हैं कि क्या वो जो एजेंसीज का सहारा लेके एक प्रेशर बना के भी अपने पाले में लाया जा रहा है, ये कहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है आप? बिल्कुल सही बात है। देखिए वो तो ईडी का सहारा और भी जो एजेंसीज हैं उनका सहारा तो लिया ही जा। इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो है कि जो सही में भ्रष्टाचार में लिप्त है। सारे नेता ऑलमोस्ट 99% तो लिप्त हैं ही। किसी को भी आप उठा लीजिए तो वो लिप्त होगा। उनके साथ अगर ईडी का सहारा लेके आप कुछ कर रहे हो, दबाव बना रहे हो, तो समझ में आता है। लेकिन कुछ सही में ईमानदार नेता हैं जो कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, उनको भी आप छोटे मोटे मामलों में फंसा के और उन पे प्रेशर डाल के उनको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बात गलत है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ईडी छापे ना मारे तो इस तरह से नेता पार्टियों से अपनी टूटेंगे नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो मतलब बहुत ही एक गलत ट्रेंड चला दिया जो भाजपा ने। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा मैं समझ नहीं पाता हूँ। कल कोई और पार्टी आएगी वो भी यही करेगी। और मैं वही वही सोच रहा हूँ कि क्या इसका अंत कहीं होगा, इसका क्या इलाज है? ये नया ट्रेंड शुरू किया गया है और सारी एजेंसियां इसमें शामिल बताई जा रही हैं, तो इसका कोई इलाज है, कोई नई क्रांति, कोई नया आंदोलन? मतलब ये कैसे होगा? क्योंकि आप आपका पॉलिटिकल भी पहले से रहा है कनेक्ट, आप आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, तो वहां से भी आप मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक अनुभव आपके पास है। तो और अन्ना आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसने पूरी दिशा ही बदल दी। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जो ये राजनीति एकदम से दलदल में चलती चली जा रही है, क्या कोई इलाज है उसका? नहीं, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसे ही था कि लोगों की बहुत उम्मीदें थी, आज भी हैं। और जो समस्या टीएमसी में दिख रही है, जो शिवसेना में दिख रही है, वही समस्या जो है आम आदमी पार्टी में दिख रही है। इसलिए इसकी उम्र कितनी होगी मैं कह नहीं सकता हूं कि आम आदमी पार्टी में भी 2 लोग 3 लोग तक ही पार्टी सीमित है। 2-3 लोग नहीं कहेंगे, एक ही आदमी तक पार्टी सीमित है। पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, हम लोग जानते हैं 2012 से 13 से, तो 2013 से कितने या पहले से जो संस्थापक जो थे वो बहुत अच्छे अच्छे नेता लोग थे। और धीरे धीरे वो लोग टूटते चले। वहां भी पूरी तरह से वही बात है कि एक ही आदमी पार्टी चला रहा है, जो उनकी जी हजूरी करेगा वही पार्टी में रहेगा। और दूसरा आप देखें तो उसमें भी कोई कद्दावार नेता नहीं है। अगर आप श्री संजय सिंह की बात करें तो वो राज्यसभा सांसद हैं, वो लोकसभा सांसद नहीं है, ना वो एमएलए है, वो जनता से चुन के नहीं है। ऐसी राघव चड्ढा थे, ऐसी संदीप पाठक थे। आप जो बड़े चेहरे देख रहे थे अब तक वो वही थे जो जनता के द्वारा चुन के नहीं आए थे। तो आम आदमी पार्टी में भी इस समय कोई कद्दावार नेता नहीं है। अगर जब भी कोई उसमें भी ऐसा कद्दावार नेता हो गया जिसकी अपनी फॉलोइंग होगी पार्टी में, तो वो भी पार्टी तोड़ देगी। क्योंकि ये कोई जमीन ही नहीं देते हैं किसी को कुछ और करने की। अपने आप से आप पार्टी में जुड़े हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको हर एक चीज के लिए परमिशन चाहिए। वही मेरे ख्याल से अन्य पार्टी में होता होगा, टीएमसी में, सिंधे में, भाजपा वगैरह में एक सिंडिकेट बन चुका है। तो वहां पे वो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ गए हैं कि हमें कितना मुंह खोलना है, तो चुप रहते हैं। तो चल रहा है सिंडिकेट। लेकिन ये अभी छोटी पार्टियां हैं, उतनी बड़ी नहीं है, तो इसमें विद्रोह हो रहा है। आपने पूछा था कि क्या इसका कोई समाधान है? समाधान बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार से हो चाहे महाराष्ट्र से हो, क्रांति का बिगुल तो बज चुका है। भरत तिवारी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, किस तरीके से पुलिस ने उसे फर्जी एनकाउंटर करके मारा। हम उसके विचारों को उस समय नहीं जान पाए थे, लेकिन बहुत ही मतलब मुझे बहुत अजीब लगा कि वो लड़का आके सबके सामने कह रहा है कि ये मुझे जरूर मारेंगे। उसे पता था ही मुझे मार देंगे, लेकिन उसने कहा मेरा बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने सारी बातें भी बताई कि क्या होना चाहिए, कैसे सरकार को काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार या कहाँ पे है कहाँ नहीं है। बाढ़ की बात करी उसने कि बिहार में जो है उसका एरिया जो है बाढ़ग्रस्त है, और कुछ परिवारों को तो ऊंची जगह पे रहने के लिए मकान वकान बनाने के लिए जमीन मिल गई, और लोग उसी अवस्था में है। सारी वो अच्छी बातें, ठीक बातें करा। जो जो सरकार के जो फेल्यूर रहा है, जो और जो वहाँ की समस्याएं रही उसके बारे में उन्होंने आवाज उठाई। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया भी है, प्रणय सर के साथ। बहुत ही उसमें पूरी डिटेल्स में इस पे पूरी वीडियो बनी है। लेकिन ये कि सारा लबोलबाब ये है, सारी बातों का जो सारांश है आपका, कि
कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये जो राजनीतिक पतन जो आपने कहा, या उसका राजनीति का स्तर इतना ज्यादा नीचे चला गया है और अभद्र भाषा, असंसदीय भाषा और इस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो और उसके पीछे टोटल ये आपने बताया, ये चौंकाने वाली बात थी, वहां हम लोग का दिमाग नहीं पहुंचा था कि इस सब के पीछे एक बड़ा जो है करप्शन है, एक भ्रष्टाचार है इसके पीछे, और वो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जाके वहां जुड़ता है जहां से पूरे देश के विधायकों को, सांसदों को तोड़ा जा रहा है। और केंद्र में चूंकि 2/3 की मेजोरिटी भी लाना है, जैसा कि एक मिशन चल रहा है, तो ये सारा वो उसका केंद्र बिंदु वही है, बाकी ये लोग अपना एक प्यादे की तरह काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई, आपसे फिर किसी एक वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। और हाँ, आप कह रहे हैं, एक बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप कैसे। बस मैं अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अंग्रेजों ने देश की पूरी पूंजी अपने हाथ में, उनको समझ में आ गया था कि हम लोग पूरा बिजनेस, पूरी पूंजी जब हमारे हाथ में आ जाएगी तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। अंग्रेजों का यही प्रयास रहा था। वर्तमान में जो सरकार कर रही है उसका भी यही प्रयास है कि पूरी पूंजी उन्हीं के लोगों के हाथों में आ जाए, जिससे कि वो हम सबकी जिंदगी को कंट्रोल कर सके। तो ये काम वो बहुत शिद्दत के साथ लगातार कर रहे हैं। दूसरा, ये सब होगा कैसे, जब आपकी पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी होगी, ताकत होगी। तो ये सारा जो चल रहा है, एक जगह तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। अब पार्लियामेंट में भी वो अपनी मेजोरिटी चाहते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हर तरीके की, जिससे कि वो जो चाहते हैं वो हो सके। और ये जो ट्रेंड है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत गलत है। इस तरीके से खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। जो एमपी एमएलए इस तरीके से दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेने जाके, उनकी तो वो सदस्यता जो है रद्द होनी चाहिए। हाँ, एमपी एमएलए को तो खरीद सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा सर्वोपरि तो जनता जनार्दन है। फिर तो एक दिन बिल्कुल वहीं आना पड़ेगा वोट मांगने, तो पता चलेगा कि हम किस विचारधारा को समझ के वोटिंग हमने किया था और आप किस विचारधारा में चले गए। तो वो तो जनता तो इस जगह महसूस कर रही है, लेकिन एक टाइम आएगा, यही तो यहाँ इस देश की खूबसूरती है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बहुत ज्यादा उड़ने का मौका नहीं मिलने वाला। बस 5 साल उड़ लीजिए, 4 साल उड़ लीजिए, 3 साल उड़ लीजिए, अंतोगत्वा आना तो है जनता जनार्दन के पास, तो जवाब देगी जनता। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आलोक भाई आपके साथ बात करते हुए। आपने अपना अनुभव साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर किसी वीडियो में जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने सवालात और जवाब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।